नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपके सामने पहला सवाल कह रहा है, यदि P अनुपात Q बराबर 9:2 है तो 4P + 7Q अनुपात 4P - 7Q का अनुपात ज्ञात करना है। आपके सामने एनटीपीसी 2021 में इन सवाल को पूछा गया है। मेरे दोस्त, हम जितना भी प्रश्न लेंगे सारा का सारा प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के संग्रह को इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जब भी आपके सामने कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए कि P अनुपात Q, यहाँ पर लिखा है कितना है 9:2, इसका मतलब होता है दोस्त कि Q का अगर वैल्यू 9 है तो P का अगर वैल्यू 9 है तो Q का कितना है 2 है। बात को समझ रहे हैं? यानी P का मान 9 है, Q का मान 2 है। एज इट इज इसमें रख देंगे, सेम टू सेम इसमें रख देंगे और अनुपात हम निकाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है 4P + 7Q। 4P P के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 चौका कितना 36 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर, यानी P के स्थान पे जब हम 9 को रखेंगे तो 9 चौका 36 प्लस यहाँ पर कितना है 7Q। Q के स्थान पे जब हम रखेंगे 2 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है बटा, यहाँ नीचे में 7P के जगह पे जब हम 9 रखेंगे तो 9 चौका 36 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ कितना है माइनस है, उसके बाद 7 Q के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना बनेगा भाई, ध्यान से देखेंगे। जब हम 36 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा। और 36 में से जब हम 14 को घटाएंगे कितना बनेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बनेगा। यहाँ बचा कितना, 3 में से 1 जाएगा 2 बनेगा, यानी 50/11। इसको हम लिख सकते हैं 50 अनुपात 22 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, इनको 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, 1 चला जाएगा 11 बार में, तो 25/11 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया है कि नहीं? हम कहेंगे मेरे दोस्त आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है हम एक बार और आपको बताते हैं। जब भी अनुपात का क्वेश्चन ऐसा है ना, P अनुपात Q बराबर कितना दिया है 9:2 दिया है, तो यहाँ से दोस्त P का मान कितना है 9 है और Q का मान कितना है 2 है। बात को समझ रहे हैं? यानी P का मान कितना है भाई 9 है और Q का मान 2 है। यही है मेरे दोस्त इसका सिंपल सा फंडा, कुछ भी नहीं। P का जो मान दिया है पहले वो P का होगा, Q बाद में है तो Q का बाद वाला होगा। यानी P का मान कितना 9 हो जाएगा, Q का मान कितना 2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें आप रख देना, ठीक है। यानी इसमें डायरेक्ट रखना, इसमें भी डायरेक्ट रखना, आपका मान निकल के आ जाएगा 25/11 ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल है 2 नंबर। M एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और N उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काज को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल। मेरे दोस्त क्वेश्चन कर है M जो है एक काम को कर रहा है 20 दिन में और N उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। यदि दोनों मिलकर एक साथ करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपसे पूछा गया। मेरे दोस्त आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। M जो है, M कितना दिन में कर रहा है भाई, M जो है वो कर रहा है कितना दिन में 20 दिन में। M जो है इस काम को कर रहा है 20 दिन में। अच्छा, ये बताइए N कितना दिन में कर रहा है, N कर रहा है 30 दिन में, और दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन बोला है M करता है उस काम को 20 दिन में, N करता है उसी काम को 30 दिन में। सबसे पहले आपको टोटल काम मालूम होने चाहिए, ठीक है। यानी आपको मालूम चल गया कि M 20 दिन में करता है, N करता है 30 दिन में। सबसे पहले टोटल काम कितना है आप मालूम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। इसका मतलब जो 60 है ना, ये टोटल काम हो गया, ठीक है। 60 आपको टोटल काम हो गया। अब देखो, जब टोटल काम है 60 और M जो है 20 दिन में ख़त्म कर देता है तो 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि M 20 दिन में पूरा काम करता है तो M एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, ठीक है। यहाँ से जब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अच्छा, जब 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब बात को समझिएगा आप लोग। M जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है जबकि N एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
m और n दोनों एक साथ मिलकर काम को करें तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। देखो m एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, n एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी m और n मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है भाई, टोटल काम कितना है 60 है। इस 60 को हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से। 5 कहाँ से आया, m और n दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम को m प्लस n के काम से डिवाइड करेंगे तो जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा 12 दिन। जब दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन में ये काम पूरा खत्म कर लेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया। आप कहेंगे जी सर। मेरे दोस्त इस तरीका से आपको बनाना होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले टोटल काम मालूम करना होगा, उसके बाद आपको ये भी मालूम करना होगा कि m जो है एक दिन में कितना काम करता है, n कितना काम करता है। तब दोनों को ऐड करेंगे और जितना दोनों को ऐड करने पर आएगा टोटल काम को इसी से डिवाइड करेंगे तो टोटल दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बताइए बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल नंबर 3 की तरफ। अगला सवाल नंबर 3 कहता है एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। बार मेरे दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। ठीक है, वो पहले पुत्र को 20% देता है, दूसरे पुत्र को 30% देता है और शेष दे देता है तीसरे पुत्र को। तब आपको बताना है कि उनके पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात कितना है। मेरे दोस्त दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये बात सभी कोई जानते हैं। ठीक है, पूरा दुनिया जानती है कि दुनिया में जितना भी चीज है सभी का सभी 100% होता है। उसके पास 3 पुत्र है, ये पहला पुत्र हो गया, ये हो गया दूसरा पुत्र हो गया, ये हो गया तीसरा पुत्र। ठीक है, पहले पुत्र को वो देता है 20%। बहुत बढ़िया बात कहा आपने। अच्छा, यानी 20% का मतलब हुआ कि उसके पास टोटल 100% संपत्ति है। मान लीजिए उसके पास टोटल कितना है 100% संपत्ति है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है उसके पास 100% संपत्ति है तो पहले पुत्र को 20% देता है तो 100 का 20% 20 होगा। अच्छा, 100 का 30% 30 होगा। यानी पहले पुत्र को 20% देता है, दूसरे पुत्र को 30% देता है, तीसरे पुत्र को शेष यानी 100% टोटल संपत्ति था, पहले को दे चुका है कितना 20, दूसरे को दे चुका है कितना 30, तो 30 और 20 50 होगा। 100 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, यही हो जाएगा उनके द्वारा प्राप्त किया गया धन। अब आपको अनुपात निकाल देना है। देखो अनुपात का मतलब होता है कि जो चीज कॉमन है उसे काट दो, यानी 1 0 1 0 1 0, तीनों में 0 कॉमन है काट दिए। हमारा अनुपात कितना आ गया 2:3:5, 2 3 5। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया। आपको करना कुछ ही नहीं है, यानी उसके पास आपको 100% संपत्ति मान लेना है। ठीक है, पहले पुत्र को 20% देता है, दूसरे पुत्र को 30% देता है, शेष देता है तीसरे पुत्र को। जब पहले को 20 दे चुका है, दूसरे को 30 दे चुका है तो 30 और 20 50, टोटल 100 था। 100 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो तीसरे पुत्र को 50 मिलेगा। आप कहेंगे जी सर। अब इनको अनुपात में चेंज करने के लिए सभी को काट पीट करेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन बी मिलेगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है दोस्त। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्त, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन बोला गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, और एनटीपीसी में इस सवाल को पूछा गया है। आप बिल्कुल भी इस सवाल को मिस नहीं कर सकते हैं दोस्त, ध्यान से सभी को सुनेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे दोस्त। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखेंगे। कह रहा है 10,000 रुपया की राशि पर 12% दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। एनटीपीसी 2021 का सवाल है, आपको बताना है साधारण ब्याज। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन इजी है, आप डायरेक्ट इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। SI बराबर होता है PRT/100 होता है। इस पर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हम सभी को जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है फॉर्मूला रेट इंटू टाइम।
ठीक है, रेट इनटू टाइम से सबसे पहले रेट कितना है 12, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 5, तो ऐसा कितना मिलेगा, प्रिंसिपल तो इतना है, इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्त, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा दोस्त 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 12×5 60%। आप कहेंगे जी सर कहाँ से आया, ये रेट है ये टाइम है, इन दोनों को गुना कर देंगे। हम सभी को जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है R इंटू टी डायरेक्ट, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे प्रतिशत में, यानी प्रिंसिपल को छोड़कर रेट इनटू टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यानी ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट 12×5 60%, किसका, प्रिंसिपल का 60%, ठीक है, प्रिंसिपल का 60%, प्रिंसिपल कितना है 10,000, समझ रहे हैं 10,000 प्रिंसिपल है, इसका आपको 60% निकाल देना है। 60% का मतलब होगा 60 अपान में 100। अब देखो दोस्त एगो जीरो से एगो जीरो काट सकते हैं हम, एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ भी काट सकते हैं हम, कितना बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो संगे संगे आ जाएगा, यानी 6,000 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, कितना 6,000 रुपया। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाल लेना है रेट इंटू टाइम से, कितना हो जाएगा 60%, जो भी प्रिंसिपल है उसका 60% सिंपल इंटरेस्ट होगा। या फिर आप फॉर्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को जानते हैं PRT अपान 100 होता है, इसी पे डायरेक्ट पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया, ठीक है 10,000। अच्छा रेट कितना है भाई, रेट कितना दिया है भाई 12%, रेट टाइम कितना दिया है 5%, आप बाटा में कर देंगे हम 100। ये बताइए यहाँ तक बात आपको समझ में आया। अब देखो दोस्त 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो आप काट सकते हैं, यहाँ देखो गुना करेंगे तो 12×5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर है तो साथ में आ जाएगा, यानी यहाँ से भी 6,000। तो आप चाहे इस तरीका से करें, आप चाहे उस तरीका से करें, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला हम बताए हैं ना उस तरीका से आपको करना बेटर आसान होता है। तो इस तरीका से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए बात आपको समझ में आ गया दोस्त। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 5 नंबर सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का सवाल है दोस्त, ध्यान से सुनकर। अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात बताना है। मेरे दोस्त हम सभी को जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, लेकिन यहाँ पे दो वृत्त की बात हो रही है तो एक वृत्त को हम r1 मानेंगे और एक वृत्त की जो रेडियस है उसको r2 मानेंगे, ठीक है। तो उनका अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², तो इसको r1 मान लेते हैं, πr1², πr1² अपान πr2², ठीक है। ये दो वृत्त की बात हो गई। दो वृत्त का अलग अलग फार्मूला अब हम पहचान भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में, ये कितना दिया है, इनके बीच में अनुपात दिया है भाई कितना 4:9। ये बताइए यहाँ तक बात आपको समझ में आया। आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया। ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे, क्या बोला है क्या पूछा है आपसे, बस उसी को ध्यान से देखना होता है, ठीक है दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर पाई हो जाएगा πr1² अपान πr1² अपान में हो जाएगा πr2², ठीक है, r2²। अब देखो दोस्त यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 4 अनुपात में कितना दिया है 9। यहाँ देखो यार जो काट सकता है उसे काटना पड़ेगा, यहाँ देखो पाई से पाई कट सकता है। अच्छा r1 अपान r2 के ऊपर में स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्त, r1 अपान r2, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, r1 अपान r2 इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बराबर कितना 4:9 दिया है। अब देखो जो इधर स्क्वायर है बराबर के इस साइड में जाएगा तो रूट चढ़ा देंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो r1 अपान r2 के डायरेक्ट हम यहाँ पर अब पुट करेंगे वैल्यू, यानी r1 अपान r2 इनको हम डायरेक्ट इसके ऊपर जब हम रूट चढ़ा देंगे, जब यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे तो कितना होगा, r1 अपान r2 का वैल्यू आ जाएगा 2:3। कहाँ से, तो इसका वर्गमूल 2 होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। आपसे पूछा है दोस्त कि इनकी परिधि का अनुपात बताइए, तो इनका परिधि क्या होगा 2πr1 अपान
2πr1/2πr2 यही ना होगा भाई? आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यहाँ जो कॉमन है काटो, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। आपको केवल R1 और R2 का रेशियो निकालना है। R1 कितना है? 2 है। R2 कितना है? 3 है। तो 2:3, 2/3 का मतलब होता है 2:3। 2:3 इस सवाल का आंसर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? आप कहेंगे जी सर तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आ गया। आपको कुछ भी नहीं, यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर R1 और R2 का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से आपको सिंपल ही कर सकते हैं। आसान तरीका, बड़ा ही सिंपल तरीका है निकालने का। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भिन्न, जैसे यहाँ पर ये भिन्न को आरोही क्रम में लिखे, इनको आरोही क्रम में लिखना है। एनटीपीसी का सवाल है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्त कि सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करते सजाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड तो बहुत सारे पहले वाले वीडियो में हम सिखा रखे हैं। जिस भाई को देखना है वो पहले जाकर देखेंगे, या फिर आप इसी चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मेरा चैनल पे हम यहाँ पर आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को जब भी इस प्रकार चाहे तो आपको इसको ऑप्शन से जाना है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। मान लेते हैं हम ऑप्शन ए हमारा सही है, तो ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे। कितना है? 3 अब बटा में कितना है? 7 है। 3/7, यहाँ पर कितना है? 2/3। इनमें क्रॉस गुना लगाएंगे। क्रॉस गुना ऐसे लगाते हैं दोस्त। ठीक है, तो कितना होगा? 3 तिरकी 9 होगा, आई हो जाएगा 7 दूनी 14। ये बताइए 9 बड़ा है कि 14 बड़ा है? मेरे दोस्त 14 बड़ा है, 9 छोटा है। इसका मतलब इसको तो आरोही क्रम में रखा है। 9 के जो वैल्यू बड़ा आता है वो बड़ा होता है, तो 9 से बड़ा है 14। इसका मतलब 3/7 से बड़ा है 2/3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 2/3 और 1/6 में, इनके बीच में। तो इनमें जब हम कैंची गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। मेरे दोस्त 12 आ गया, यानी 2/3 1/6 से 12 आ गया। जबकि आना क्या चाहिए? 1/6 2/3 से 12 आना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। मान लेते हैं ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में क्या है? इसको हम कंपेयर करेंगे। यानी 2 में कितना है? 3, 2/3, उसके बाद में आता है 3/7। इनको हम कैंची गुना लगाएंगे। ठीक है, कैंची गुना लगाएंगे तो क्या होगा दोस्त? 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 तिरकी 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे कि नहीं? 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिरकी 9 हो जाएगा। ये बताइए दोस्त, आपको अवरोही क्रम में सजाना है। सॉरी दोस्त, अवरोही क्रम बोला है क्वेश्चन, अवरोही क्रम में बोला है, यानी सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटा। ठीक है, इस तरीके से, यानी सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटे 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 करके सजाते हुए जाना है। तो ऑप्शन बी में तो बिल्कुल सही आ रहा है कि 14 के बाद 9 आएगा। अब हम चेक करेंगे 3/7 और 1/5 में। ठीक है, 3/5 और 1 इनमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 3 15 होगा, आई हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है कि 2/3 3/7 से 12 है, 3/7 1/5 से 12 आ गया। अब हम चेक करेंगे 1/5 और 1/6 में, इनमें कैंची गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ये बात बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल अवरोही क्रम में सजाया गया है ऑप्शन बी को। मेरे दोस्त अवरोही क्रम है, आरोही क्रम नहीं, सॉरी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में बिल्कुल दिया है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समझे? आपको बिल्कुल चेक करना है, सबसे बड़ा पहले आना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और लौटते वक्त वही दूरी, समझिएगा दोस्त ध्यान से, यहाँ पर आपको बताना है क्या? एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और लौटते वक्त वही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस दूरी को, यानी इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्त। आपसे क्वेश्चन बोला है कि एगो दूरी है 20 किलोमीटर, उसको जा रहा है कोई व्यक्ति, एगो आदमी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, और लौटते वक्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो उसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा बताना है। हम सभी को जानते हैं एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, यानी टोटल दूरी
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, आप बातें को समझिएगा। यानी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर जो फार्मूला होता है टोटल दूरी अपॉन टोटल समय होता है। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना चला है ध्यान से सुनेंगे। यानी औसत चाल बराबर टोटल दूरी कितना चला है 20 किलोमीटर गया है। मान लीजिए दोस्त यहाँ से लेकर अगर यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है, मान लीजिए स्थान ए है स्थान बी है, यहाँ से वो 20 किलोमीटर जाता है और वहाँ से वो 20 किलोमीटर आता है, तो टोटल दूरी 2 बार कवर कर लिया। यानी कितना दूरी चला 40 किलोमीटर का दूरी चला उसने। कितना दूरी चला है टोटल दूरी चला है 40 किलोमीटर। अच्छा, अब बताइए दोस्त टोटल उसको समय कितना लगा भाई, उसको टोटल समय कितना लगा आप कैसे निकालेंगे भाई, देखो ध्यान से। यानी टोटल डिस्टेंस उसने चला है 40 किलोमीटर, यहाँ तक तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला है। टाइम कितना लिया है देखो, जब इस 20 किलोमीटर को 50 के स्पीड से गया होगा और 20 किलोमीटर दूरी को 30 के स्पीड से आया होगा, तो टोटल टाइम होगा कितना लगा होगा। टोटल टाइम बराबर यानी टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको निकालना है टाइम। तो यहाँ पे देखो ये 20 किलोमीटर दूरी को उसने गया है 50 के स्पीड से, तो मान लीजिए कुछ समय लगा होगा। अच्छा, इसी 20 किलोमीटर दूरी को आया है 30 के स्पीड से, तो यहाँ पर 30 लगा होगा। 10 10 10 10 काट सकते हैं, यानी कि 2/5 प्लस 3/5 है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 15। अच्छा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आप 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 16। यानी 16/15 टाइम लगा है। 16/15 उसको टाइम लगा है। ठीक है, 16/15 उसको टोटल टाइम लगा है, तो 16/15 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्त कलर को चेंज करते हैं, यहाँ ध्यान से आप सभी को देखेंगे। जो 40 है इसको रहने देंगे, जो 15 इधर भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अपान में कितना नीचे में 16। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो। सबसे पहले हम यहाँ पे काटेंगे 4 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। और कट सकता है क्या दोस्त, जी हाँ 8 से काटो, डायरेक्ट 8 से काटो, 12 नंबर से काटा करो, कैलकुलेशन इजी होगा। 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, यानी 5 गुना 15, 5 गुना 15 कितना हो जाएगा 75/2। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ऑप्शन सी। 37.5 ऑप्शन सी में दिया है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया। औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। अच्छा 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। टोटल टाइम कितना, यहाँ पर जैसे 20 किलोमीटर दूरी को गया है 50 के स्पीड से, अब 20 किलोमीटर दूरी को 30 के स्पीड से वापस आया है, तो टोटल टाइम जो लगा है उससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया दोस्त कि नहीं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आया। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल नंबर है 8 का है, दिए गए चित्र में यदि 4x बराबर में 5y है तो बताएं कि x का मान कितना होगा। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं यह एक सीधी लाइन है ना। ग्रुप डी का सवाल है, यह क्या है एक सीधी लाइन है और यहाँ पे ये लाइन खींची हुई, एक लाइन एक किरण जा रही है, तो जब जा रही है तो यहाँ पर x डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे y डिग्री के कोण बना रही है। हम सभी को जानते हैं एक सीधी रेखा पर टोटल जो यहाँ पर कोण बनेगा 180 डिग्री का बनता है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। आप कहेंगे जी सर, तो यहाँ से दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे जी सर x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त आपको यहाँ से एक समीकरण क्वेश्चन में दिया है कि 4x बराबर है 5y के, 4x बराबर है 5y के, तो आप यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे जी सर। देखो यानी कि
4x इधर रहबे करेगा। अब देखो दोस्त, इधर जो 5y है, इधर जो 5y है, y को अगर इधर रख लेते हैं तो 5 इधर आकर डिवाइड करेगा तो अपान में हो जाएगा 5, 4x अपान 5 बराबर y। यानी y का वैल्यू निकालना होगा तो जो 5 इधर है आकर डिवाइड करेगा तो y के स्थान पे हम रख सकते हैं 4x अपान 5, यानी x प्लस y के स्थान पे रख देते हैं 4x अपान में कितना 5 बराबर में 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x बराबर में कितना 180 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त, ऊपर को ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x बराबर 180 रहबे करेगा इनटू, यहाँ देखो जो 5 इधर डिवाइड में है, भागा में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से काला देखो, यहाँ से मेरे दोस्त इस 9 से 180 को हम काटेंगे तो 9 दूनी 18, 20 बार में जाएगा। आप कहेंगे जी सर, हाँ 20 गुना 5 कितना होगा 100 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। 100 डिग्री कहाँ पर दिया है भाई, 100 डिग्री दिया है कहाँ पर, ध्यान से देखो 100 डिग्री कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप चाहे तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया आपका, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर आप बिल्कुल इसको इजी मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपका बेसिक तरीका होगा। लेकिन हम देखेंगे इस इजी तरीका से आपको कैसे बताते हैं। देखो हम सभी को जानते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यहाँ से 4x बराबर में दिया है 5y, ठीक है। यहाँ से देखो दोस्त 4x, अगर यहाँ से हम x और y का रेशियो निकाले दोस्त, यानी x अनुपात y निकाले तो क्या होगा, x अनुपात x बाटा में अगर हम y निकाले, x बाटा y निकाले तो कितना होगा 5 रहेगा, जो इधर 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्त x का वैल्यू कितना है 5 है, y का वैल्यू कितना है 4 है। बहुत बढ़िया, हम रेशियो मेथड से बता रहे हैं। टोटल यहाँ पर जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। यहाँ तक तो किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो टोटल 180 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्त, वो x प्लस वाई का ही वैल्यू है। आप कहेंगे जी सर। अब देखो अनुपात में x कितना है 5 है, y कितना है 4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो अनुपात में 9 होगा। तो जो 180 डिग्री बन रहा है वो अनुपात में 9 का वैल्यू है। आप कहेंगे जी सर, आपको x का निकालना है, यानी 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 9 से कटेगा 20 बार में, 20 गुना 5 कितना 100 डिग्री। आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल इजी है कि नहीं, बिल्कुल आसान है कि नहीं दोस्त। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 9 नंबर। त्रिभुज ABC में यदि एंगल A बराबर 40 डिग्री, एंगल B बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का सवाल है मेरे दोस्त मेरे भाई। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए A हो गया, ये समझिएगा ध्यान से, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। क्वेश्चन बोला है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, ABC हो गया। क्वेश्चन बोला है एंगल A बराबर EG कितना दिया है, एंगल A दिया है 40 डिग्री। अच्छा, एंगल B कितना दिया है, एंगल B दिया है 70 डिग्री। अब देखो दोस्त, आपसे पूछा है A का मान बता। बहिष्कोण किसे कहते हैं, जब एक लाइन को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके जो बाहर कोण बनता है उसी को बहिष्कोण करते हैं। क्वेश्चन बोला है बहिष्कोण ए का बहिष्कोण आपको लेना है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे तो यह जो कोण होगा यही बहिष्कोण कहलाएगा ए का, ठीक है। यही ए का बहिष्कोण कहलाएगा। हम सभी कोई जानते हैं दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीका से ए का बहिष्कोण हमने तो बना लिया। एगो सीधी लाइन यहाँ पर बना कि नहीं। आप कहेंगे जी सर, एगो सीधी लाइन पे अभी हमने बताया है कि 180 डिग्री का कोण बनता है, अभी हमने बताया आपको। अब देखो दोस्त, जब यहाँ पर 40 डिग्री हो चुका है तो यहाँ पर 140 डिग्री होगा, तभी तो जाके इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का बहिष्कोण कितना होगा 140 डिग्री। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? बिल्कुल मजेदार ही क्वेश्चन था। चलेंगे अगला सवाल।
अगला सवाल और लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, यदि x माइनस वन अपान एक्स बराबर 8 है तो एक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू का मान बताना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखते होंगे कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 8 दिया। हम आपको कंसेप्ट जो बता रहे हैं उस कंसेप्ट को आपको लिखना है कहीं। अगर कहीं पर भी लिखा रहे x माइनस वन अपन एक्स बराबर, मान लीजिए अगर p दे देता है, अगर आपसे पूछ लेता है दोस्त कि एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आपको करना जानते हैं क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ दिया होगा उसका क्यूब्स कर देना है। और यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस दिया है ना तो प्लस कर देना इसी का 3 गुना, यानी 3 p कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता ना तो यहाँ पर हम माइनस कर देते। यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 8 दिया है, एक्स क्यूब आपसे पूछा है दोस्त, एक्स क्यूब आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब बताना है। आपको क्या करना है, जो भी डाटा दिया उनका क्यूब्स कर देना है। और यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, इसी का 3 गुना। समझ ही रहे होंगे। अब देखो दोस्त, 8 का क्यूब होता है 512 और 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। 512 में जब हम 24 को ऐड करेंगे कितना बनेगा दोस्त, 536 बनेगा। 536 कहाँ पर दिया है, 536 ऑप्शन बी में दिया, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। चलिए दोस्त, तो बिल्कुल भी आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको हम समझाने का प्रयास किए। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।